हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल एलएसजी पर अपना ये सीरीज जिसमें हम लोग एसएससी सीजन 2024 के जो टियर 1 के जो इंग्लिश के पेपर्स हैं उनका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका पेपर डिस्कस किया था, उसके सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आज हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद द सेम। पहले क्वेश्चन के साथ में शुरू करेंगे। आप इसमें सीजन 2024 के टियर 1 के इंग्लिश के पेपर्स को हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बिफोर वी मूव अहेड, अगर आप लोग मेरा कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो विच हैज बीन अवेलेबल नाउ ऑन द एप्लीकेशन ऐप पर आपको ये कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप ऐसे इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड क्लासेस, क्लास नोट्स, पीडीएफ, डाउट सेशंस, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर एक्सेस मिल जाता है और प्रैक्टिस सेशंस आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वोकैबुलरी का कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो ये वोकैबुलरी का कोर्स है जिसमें आप कंप्लीट वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं इंग्लिश के लिए। इसमें आपको नॉर्मल लुइस किताब से जो भी पीछे वर्ड लिस्ट दी गई है वो सारी वोकैबुलरी आपको एक जगह पर मिल जाती है। ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो हमारा ये जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन में जो आप ये जो कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स आप देख रहे हो, इसी कोर्स में आपको वीडियोस का एक फोल्डर मिलेगा जहां से आपको फ्री, इन वीडियोस को मैं फ्री कर दूंगा, वहां से आप इनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपका पैराजंबल्स का है, जो कि आपका इस शिफ्ट 2 का पेपर है, यानी कि 9 सितंबर का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है। पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जंबल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। यहां कहता है ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। Telescopes are placed in the dome-shaped roof of the building. मेरी एक बात ध्यान से समझिए, पैराजंबल्स को सॉल्व करने में जो आपकी सबसे ज्यादा 2-3 चीजें मदद करती हैं। एक तो मदद करते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपके क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये आपकी बहुत मदद करते हैं। जब भी आपको एक वाक्य में दिस, दैट, दीज, दोज दिखे, आपका सवाल होना चाहिए कि टू हुम आर दे इंडिकेटिंग, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में आता है दे। नॉर्मल प्रोनाउंस भी जो हैं आपके बच्चों, आपको याद होगा प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या होती है? Pronouns are the words which are used to replace nouns to avoid its repetition। यानी कि pronouns हमेशा nouns के लिए यूज होते हैं, तो यानी कि पहले noun आएगा और फिर उसके लिए pronoun आएगा। करेक्ट है? तो यहां अगर दे आ रहा है तो ये दे किसके लिए आ रहा है, ये आपका सवाल होना चाहिए। आगे कहता है टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, द बिल्डिंग, इन्होंने बिल्डिंग के आगे, बिल्डिंग जो कि एक वर्ड है जो कि प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। बिल्डिंग के पहले इन्होंने आर्टिकल दा का प्रयोग किया, यानी कि इन्होंने इस दा आर्टिकल जो होता है ये किसी भी चीज को डेफिनिट बनाता है। तो ये डेफिनिट बना रहा है, यानी कि पहले ये इनडेफिनिट रहा होगा। यानी कि अगर हम कहते हैं द डॉक्टर, दैट मींस वी नो अबाउट दैट डॉक्टर। द बिल्डिंग यानी कि हम इस बिल्डिंग के विषय में पहले भी बात कर चुके हैं। अब देखिए जरा, तो कुल मिला के आपने इतनी सारी चीजें फाइंड आउट कर ली। यहां कह रहा है दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। टेलीस्कोप्स आर द बिल्डिंग। ये किस बिल्डिंग की बात हो रही है? बिल्डिंग की बात हो रही है ऑब्जर्वेटरीज के विषय में। ठीक है, दे बात हो रही है किसके विषय में? अगेन ऑब्जर्वेटरीज के विषय में, क्योंकि यही माउंटेन टॉप्स पे बनाई जाती हैं। दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। यहां पर किसकी बात हो रही है? हो सकता है टेलीस्कोप्स की बात हो रही हो, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं। ठीक है,
यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि बी हमारा पहला वाक्य होना चाहिए, न ए पहला हो सकता है, न सी पहला हो सकता है, और न ही डी पहला हो सकता है। अगर डी पहला नहीं हो सकता तो ये आंसर नहीं होगा, ए पहला नहीं हो सकता तो ये आंसर नहीं होगा, सी पहला नहीं हो सकता तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा हमारा फोर्थ, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। फोर्थ आपका बी सी डी ए जो है हमारा सही जवाब हो जाता है। लॉजिक मैंने आपको सिंपली बताया, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस, ठीक। यहां कहता है दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। यहां कह रहा है दे मतलब ऑब्जर्वेटरीज, दी टेलीस्कोप्स के लिए यहां दीज आ गया। कुल मिला के बी पहला वाक्य होना चाहिए जो कि एक ही ऑप्शन में है, सो द आंसर इज फोर्थ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आप इसको एक्टिव वॉइस में कैसे एडजस्ट कर सकते हो। कहता है द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, ठीक है। सिंपल सी बात है, वॉज के साथ में, वॉज या फिर वर के साथ में वर्ब थर्ड कब आता है? वॉज या फिर वर के साथ में वर्ब थर्ड आता है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में, करेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और यदि वाक्य में नॉट आता है तो क्या यूज होता है? डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट है। तो यहां देखिए डिड आया लेकिन नॉट नहीं आया, डिड नॉट, प्रिपेयरिंग आया, ये भी गलत हो गया, हैड आ गया, गलत हो गया। तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए, बचा एक ही आंसर, दैट इज फोर्थ, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील इज द करेक्ट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्केरी, स्केरी का मतलब होता है डरावना, एंड इन अ वे इट्स अ नेगेटिव वर्ड, ठीक। आपको एंटोनिम बताना है। ब्राइट मतलब होता है चमकदार, ऑफुल मतलब खराब, तो ये भी निगेटिव, यानी कि एंटोनिम है तो ये आंसर नहीं हो सकता। चमकदार से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रिस्टीन मतलब हो जाता है पवित्र, ठीक है, तो वो भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा कंफर्टिंग, यानी कि डरावना है, कंफर्टिंग है, इसका करेक्ट एंटोनिम हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इंक्विजिटिव नेचर। If you want to be a good detective, it helps to have an inquisitive nature. Inquisitive nature का मतलब क्या होता है? Comprehensive nature, itemized nature, disinterested nature और intrusive nature। आपको अगेन एंटोनिम मार्क करना है, राइट। अगर आप एक अच्छे डिटेक्टिव होना चाहते हो तो आपको क्या होना चाहिए? इट हेल्प्स टू हैव एन इंक्विजिटिव नेचर। इंक्विजिटिव मतलब उत्सुक, जो जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहे, चीजों को आपको इंक्वायर करने में उत्सुक रहता हो। कॉम्प्रिहेंसिव जो समझे, आइटमाइज करे, डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा तो जो जानेगा नहीं। तो आंसर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? डिस यानी कि नहीं, इंटरेस्टेड है, जो कि इंटरेस्टेड नहीं है, और जो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो इंक्विजिटिव नहीं होगा। इंक्विजिटिव क्या होगा? जो बहुत जो इंक्विजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है वो इंटरेस्टेड बहुत होगा, ठीक है। वो इंटरेस्टेड होगा तभी चीजों को अच्छे से जान पाएगा कि इसमें क्या है, उसमें क्या है, उसको जानने की ललक रहेगी। डिसइंटरेस्टेड मतलब हो गया अपैथेटिक, जो जानने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो कुल मिला के यहां पर हो जाएगा आपका आंसर डिसइंटरेस्टेड इज द करेक्ट वर्ड हियर। सो द आंसर विल बी हियर डिसइंटरेस्टेड, ठीक है। इंट्रूसिव हो जाता है आपका who is not welcomed and has been annoyed because of that. So question number 5 says spreading awareness about the rights of the consumers and the relief open to them in case they did not get their money's worth of goods and service has rightly been identified as the first priority. तो basically ये sentence जो है as a fact statement ये दिया जा रहा है
कि मतलब जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए राइट जो ग्राहक हैं उनके अधिकारों का के विषय में अवेयरनेस फैलाना, और उनको लिए जो रिलीफ ओपन है इन केस जो कि उन्होंने पैसे दिए हैं अगर उतनी चीजों की वस्तु उन्हें नहीं मिल पा रही है तो उसके विषय में उसके लिए जो ये चीज है उसको राइटली फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है। तो इस पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए है, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन, वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, विल नॉट गेट देयर मनीज वर्थ, और डिड नॉट गेटिंग। डिड नॉट के साथ में गेटिंग नहीं आ सकता, विल नॉट गेट देयर मनीज वर्थ, विल नॉट का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है तो पाएंगे फ्यूचर का कोई सेंस नहीं है। वर अनेबल, यहां पर इन्होंने अनेबल लिखा है और यहां पर आप देखो तो अनेबल का कोई सेंस नहीं है, लेकिन जब आप अधिकारों की बात कर रहे हो, जब आप लड़ने की बात करो तो वो तब होगी जब आपको कोई चीज मिल ना पा रही हो। सो डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स मतलब पाई उन्हें मिली नहीं। यहां मतलब हुआ कि वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, कि उन्हें मिल ही नहीं रही है। दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ, एक तो हो गया कि उन्हें मिली नहीं, वर अनेबल टू, वो मिल नहीं पा रही है। दे वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, अपने पैसे की जितनी वैल्यू है उतनी चीज को नहीं मिल पा रही है, तो मिल पाने के सेंस में, इसलिए यहां पर वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ विल बी द राइट आंसर हियर। आंसर हो जाएगा यहां पर सेकंड। सो spreading awareness about the rights of the consumers and the relief open to them in case they were unable to get their money's worth of goods will be the correct answer। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है आपको अगेन सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, इसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। Pollution levels have increased so largely that they are almost killing us, primarily, chiefly, highly और slowly। ठीक है, तो पोल्यूशन लेवल्स जो हैं वो इतना ज्यादा बढ़ गए हैं, इतना ज्यादा बढ़ गए हैं, आपको सब्स्टिट्यूट करना ही है। प्राइमरीली मतलब प्राथमिकता, प्राथमिक रूप से, चीफली मतलब मुख्य, स्लोली मतलब धीरे से, और हाईली मतलब अधिक। सेंस किसका है? अधिक का, तो सेंस क्या हो जाएगा आंसर हमारा? हाईली। दे आर हाईली इंक्रीज्ड, सो हाईली, बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो हाईली इज द करेक्ट आंसर है। हाँ जी, सिनोनिम पूछा गया है आपसे अबंडेंट का। सब ऐसा शब्द है जो आप लोगों ने बहुत बार याद किया होगा, किसी भी किताब से आपने याद किया हो तो इसके सिनोनिम्स जरूर से याद होंगे। अबंडेंट, प्रोलिफिक, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, ठीक। बैरन होता है बंजर, डिफिकल्ट होता है मुश्किल, स्कार्स मतलब कम, एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में। सो द आंसर इज देयर, ठीक है। सो एबंडेंट का आंसर हो जाएगा यहां पर एम्पल। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपसे पूछ रहा है ब्रेक अ लेग, ये भी बहुत ही कॉमनली यूज्ड इडियम है, रिसेंट ईयर्स में कई बार आया भी हुआ है ये। कह रहा है ब्रेक अ लेग, गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, wish someone good luck before a performance, encourage someone to engage in risky activities, suggest taking a short break during work। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि देखो एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है लिटरल अर्थ और एक होता है आपका इडियमेटिक अर्थ। ठीक है, आप जब बहुत खुश होते हो तो कहते हो I'm at a cloud 9 today, मतलब मैं आज में ऊपर आसमान में, यानी क्लाउड 9 नहीं कि आप बादल में थोड़ी हो, आप बहुत खुश हो, ये इडियमेटिक अर्थ है। तो इडियम का अर्थ बेसिकली क्या हुआ? इडियम का मतलब ये होता है कि ये आप कहना चाहते हो, ठीक, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लगा सकते, है ना। कि अगर हम कहते हैं कि माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो फ्रॉम मी, फ्रॉम माई होम, तो स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हुआ? कंकड़ फेंकने जितनी दूर नहीं है। कंकड़ फेंकना, अगर हम कंकड़ फेंकेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर दूर गिरेगा, लेकिन अगर घर मेरे दोस्त का आधे किलोमीटर दूर भी है तो भी हम कह देते हैं कि स्टोन्स थ्रो।
ये होता है इडियमेटिक अर्थ। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये ब्रेक अ लेग की बात कर रहा है तो रिस्की एक्टिविटी कहने के लिए नहीं तुमको कह रहा होगा, ये इडियमेटिक अर्थ नहीं निकलता है इसका। इसी तरीके से ब्रेक लिखा है तो ब्रेक इसका मीनिंग नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ। ब्रेक अ लेग की बात कर रहा है तो फिजिकल हेल्थ से भी रिलेटेड नहीं होगा। क्या होगा, कोई यदि कोई काम करने जा रहा है तो उसको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आप कह देते हैं ब्रेक अ लेग। ठीक है, सो विश समवन अ गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस इज करेक्ट आंसर हियर। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। आपको सिनोनिम बताना है ऑर्गेनाइज करने का। ऑप्शन है अरेंज, कंफ्यूज, डिसऑर्डर, डिरेंज। ऑर्गेनाइज का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, डिरेंज। करेक्ट है। डिसऑर्डर भी एंटोनिम वाला वर्ड हो गया। तो कंफ्यूज होना, आप कंफ्यूज होते हैं तब आप यूज करते हैं, तो कंफ्यूज होगा, ऑर्गेनाइज का आंसर हो जाएगा। हाँ सिंपल है, तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एंटोनिम बताना है आपको वर्ड का एले। Establish, sorry, Elizabeth stood at the piano, which did nothing to allay his anxiety. ठीक है, तो allay का मतलब क्या होता है, आप सिंपली याद रखिए 3 शब्द, allay, calm, pacify। allay, calm, pacify मतलब होता है किसी को शांत करना। allay, calm, pacify मतलब होता है किसी को शांत करना। ठीक, एले, काम, पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। ठीक है, मॉलिफाई, कडल, पैम्पर करना, शांत करना। एंटोनिम पूछ रहा है आपसे। मिटिगेट मतलब होता है मिटिगेट करना, मतलब किसी चीज को कम करना, किसी खराब चीज को बेहतर करना। एग्रवेट, खराब चीज को बद से बदतर कर देना। ठीक है, ये हो गया आपका मिटिगेट, मतलब आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, शांत करना। आप मिटिगेट इसके सिनोनिम में यूज कर सकते हो। एग्रेवेट, सिंप्लीफाई करना, आसान कर देना। एग्रेवेट इज द करेक्ट एंटोनिम हियर, मतलब बद से बदतर कर देना। ठीक है, बद से बदतर कर देना, खराब कर देना। तो द करेक्ट आंसर इज एग्रेवेट। ठीक है, सो एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एले हिज एंजाइटी। एग्रेवेट इज द करेक्ट एंटोनिम हियर, आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। ठीक है, let's see the next word. 11 question number. Parts of a sentence are given below in jumbled order. Arrange the parts in the correct order to form a meaningful sentence. आपको पैरा जंबल्स का क्वेश्चन है। कहता है as it was the last one of the evening, the city bus was overcrowded and this gave an opportunity to the pickpockets to try their skills. ठीक है, स्किल मैंने आपको अभी सेंटेंस के शुरू में बताया, सॉरी वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आप सेंटेंस में दियर देखते हैं, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये किसी के लिए यूज किया गया होगा। दियर स्किल मतलब कौन अपनी स्किल यूज करेगा, पिक पॉकेट्स अपनी स्किल यूज करेंगे। यानी कि जो एस है वो आर के बाद आएगा, एस है वो आर के बाद आएगा। अगर ऐसा है तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, एक बार देख लेते हैं। पी में कह रहा है द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग एंड दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल्स। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी स्टूडेंट्स in the hostel decided to travel to Delhi to witness the Republic Day parade. इसमें आपको एरर बताना है। सिंपल सा रूल है, एवरी, ईच, एवरी किसी का भी प्रयोग होता है यदि ईच या फिर एवरी, इसके बाद में आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हैं। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, क्या होगा स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल decided to travel to Delhi to witness the Republic Day parade. So the answer is here. ठीक है, चलिए let's see the question number 13. Excuse me.
आपको सिनोनिम बताना है यहां पर। बर्सर्क ऑप्शन है आपके स्टबर्न, डिमेंटेड, एब्सर्ड और लेजी। व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द सिनोनिम फॉर द वर्ड बर्सर्क? बर्सर्क का मतलब क्या होता है? बर्सर्क का मतलब हो जाता है आपका थोड़ा सा जैसे एक तरीके से ऊहापोह की स्थिति होना या काइंड ऑफ केओस होना। ठीक है, ठीक है। तो बर्सर्क का सिंपली मतलब हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज ऑफ एंगर और समथिंग। ठीक है। लेजी हो गया आलसी, एब्सर्ड हो जाता है आपका अजीब। ठीक है। स्टबर्न हो जाता है आपका जिद्दी, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट। ठीक है। स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट आपका हो जाता है जिद्दी होने के सेंस में। एंड सो बर्सर्क इज आउट ऑफ कंट्रोल, अगर कोई गुस्से से या किसी भी चीज से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो उस सेंस में आ जाता है, जैसे मैंने बताया केओस की स्थिति हो जाती है। ठीक है। एंड डिमेंटेड आपका हो जाता है सिमिलर की बिहेविंग in an uncontrolled way because of anger. So the correct answer here is demented. ठीक है। सो बर्सर्क का आंसर हो जाएगा आपका डिमेंटेड। क्लियर है? नेक्स्ट, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। सिनिक हो गया आपका जो सन की किस्म का व्यक्ति है। ठीक है। फोबिक जो डरता रहता है, फोबिया हो रखा है, डर रहा है। स्केप्टिक जो शक करता रहता है। ठीक है। डाउटफुल रहता है, डाउट करता है, लोगों पे शक करता है। और स्टोइक हो जाता है आपका वन हु शोज नो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। सो आंसर इज हियर इज स्टोइक। ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी जिन लोगों ने देख रखी है उसमें देखा हुआ वर्ड है हमारा। नेक्स्ट कहता है आपका अगेन पैराजंबल्स के ठीक ठाक क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है पैराजंबल्स का ये, तो 25 में 3 सवाल पैराजंबल का है तो काफी ज्यादा है। 3 दूनी 6 नंबर के आ गए तो काफी ज्यादा हो गया। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड it continues to be used to understand many diseases has been of considerable importance in the field of scientific and medical advancements. देखिए, अगेन जब भी आपको पर्सनल प्रोनाउंस दिखे, कोई भी प्रोनाउन दिखे, ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस दिखे, आपका सवाल होना चाहिए किसके लिए आ रहा है। इट कंटिन्यूज टू बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड मेनी डिसीजेस। व्हाट इज कंटिन्यूज टू बी यूज्ड? एनिमल रिसर्च, है ना। यानी कि ए पहले आएगा एंड सी बाद में आएगा। ए पहले आएगा, सी बाद में आएगा, ए पहले आएगा, सी बाद में आएगा, ए पहले आएगा, सी बाद में आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ए पहले आएगा, सी बाद में आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, बचे 2 ऑप्शन, दोनों में ही ए से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी कि वाक्य हमारा ए से शुरू होगा। ठीक है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च अब थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी या हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। व्हाट इज मोर अप्रोप्रिएट? द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च एक हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो कहां आ रही है? यहां पे। हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस यानी कि डी। अगर डी आएगा तो आंसर हमारा ये बनेगा। एक बार इसको देख लेते हैं। The use of animal research has been of considerable importance in the field of scientific and medical advancements throughout the past century and it continues to be used to understand many diseases. Simple. भाई पहले पास्ट सेंचुरी से लेकर अभी तक हो रहा है, यानी बी आएगा फिर सी आएगा, तो यहां पे बी पे सी पहले रखा हुआ, ये भी हटा दो, आंसर हो गया हमारा ये। ठीक। पैराजिम्बल्स के क्वेश्चन करते समय ऑप्शंस को और बनाते हुए साथ साथ चलोगे तो आसानी से कर पाओगे, खुद बनाने बैठोगे तो गलत कर बैठोगे। बेटर है ऑप्शंस को यूज करो, एक एक एलिमिनेट करते जाओ, अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राजू's जॉब एज अ क्लर्क seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later because it saved him from being an
बीइंग अनएम्प्लॉयड। तो इसका जो आंसर है बहुत ही अच्छा इडियम और बहुत बार पूछा गया, और जब भी याद करते होगे तो भी एक बार याद आता होगा। ऑप्शन दिया है जॉल्ट इन डिस्गाइज, अ बून इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और गिफ्ट इन डिस्गाइज। तो ऑप्शंस बहुत ही इन्होंने खराब दिए हैं। करेक्ट इडियम हमारा होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, सिंपल सी चीज है कि पहले जो चीज आपको खराब दिखे बट बाद में वो चीज आपको अच्छी नजर आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यदि लड़का हो या लड़की हो, मान लीजिए आपको किसी ने प्रपोज किया, आपने कहा नहीं भैया हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरी तैयारी चल रही, मैं पढ़ रहा हूँ एसएससी के लिए, मुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना। उसने कहा अरे एसएससी की तो तैयारी हम भी कर रहे हैं, चलो साथ में करते हैं। और पता लग रहा है दोनों लोगों ने 4600 की पोस्ट निकाल दी। तो ये क्या हुआ? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आंसर हमारा ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड, ध्यान दीजिए, कभी भी हैज, हैव, हैड, इनका प्रयोग कभी भी किसी भी मॉडल वर्ब के साथ करना है, जैसे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, वुड, ठीक है। कभी भी इनके साथ यदि आपको यूज करना है, आप हमेशा सिर्फ एक ही फॉर्म का यूज करोगे, ना हैज ना हैड, सिंपली हैव, ठीक है। हमेशा आप सिर्फ हैव का यूज करोगे, इसलिए आंसर हमारा यहां पर होगा फोर्थ, आई विल हैव। By this time next year, I will have graduated from college and starting my first job in the field of marketing. ठीक है, और यहां पे भी एरर होगी, वैसे तो I will have graduated लिखा है तो started हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप हमेशा जब भी एरर मार्क करते हो तो पहले वाले पार्ट में एरर मार्क करते हो, एंड गोइंग बाय दैट लॉजिक आंसर शुड बी फोर्थ, ठीक है। चलिए, आपको करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस बताना है। आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डेफिनेट, डेफिनेट की स्पेलिंग क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? ठीक है, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? देखिए, डेफिनेटली नहीं होता है, ठीक है, डेफिनेटली भी नहीं होता है, डेफिनेटली होगा। आंसर हमारा यहां पे हो जाएगा आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ठीक। चलिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है एलिगेशन, एबिस्मल, एवर्जन, एलोकेशन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एलिगेशन की स्पेलिंग सही है, एवर्जन, एलिगेशन किसी पर आरोप लगाना, एवर्जन घृणा करना, एलोकेशन फंड एलोकेट किया जाता है, एबिस्मल होता है बहुत ज्यादा खराब, ठीक है। आंसर इज सेकेंड। चलिए, ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। देखिए, मस्ट बी डन बाय यू, मस्ट के साथ में बी आया, उसके बाद आया वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब बी आ रहा है। बी कब आता है? पैसिव वॉइस में, है ना। एक्टिव में क्या आएगा? मस्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट है। विल डू नहीं हो सकता, शुड हैव नहीं हो सकता, डू नहीं हो सकता। आंसर इज थर्ड, यू मस्ट डू द होमवर्क, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे देख लीजिए, एंड देन वी विल आंसर दिस। चलिए, from the beginning dash the 18th century, the ladies of European cities covered dash faces in the layers of paint and powder. This particular fashion was largely brought dash by the urgent need to disguise the ravages of smallpox. Dash left their faces pitted and scarred. During this same period, the beauty spot was introduced to cover dash a facial defect. Of, on, about या in. From the beginning, on, about the 18th century, in the 18th century नहीं, सिंपली क्या होता है? 18वीं शताब्दी की शुरुआत से, तो ऑफ, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th century इज द करेक्ट आंसर है। आगे, हाँ, द लेडीज ऑफ द यूरोपियन सिटीज कवर्ड डैश फेसेस,
देयर, देयर जगह के लिए आता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस नहीं होगा, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस ये नहीं होगा। फेसेस क्या है, नाउन, इसके पहले क्या आना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन है आपका। दे आर नहीं, क्या होगा, दियर, अपने फेसेस, डियर फेसेस ना। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार गलत हो जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग सही भी करेंगे बट एक आध लोग गलत कर देंगे, क्यों, जल्दबाजी में। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देके करोगे और कंप्लीटली अवेयर होके करोगे और थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन एटलीस्ट गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये दिख रहा है, सबको आता है, कोई ऐसा कोई जानबूझ के ऐसा नहीं किसी को पता नहीं, बट फिर भी गलतियां हो जाती हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। दे लार्जली ब्रॉट, हाँ, brought to, brought around, brought about या within. So there, this particular fashion was largely brought to, brought around, brought about या brought within. देखिए brought within, within मतलब कोई आप अपने अंदर के लिए करते हो, ठीक है, जब कुछ आप अपने आंतरिक तरीके से करते हो तब आता है आपका within, तो within का कोई सेंस नहीं है। brought about या brought around या brought to. So the answer will be here simply brought about. मतलब जो चीज आमने सामने लाई गई, तो ब्रॉट अबाउट, ब्रिंग अबाउट समथिंग, ब्रिंग अबाउट अ चेंज, ब्रिंग अबाउट समथिंग, उस सेंस में यूज होता है, तो ये फ्रेजल वर्ब है, इसलिए यहां पर आ जाएगा ब्रॉट अबाउट। हाँ, स्मॉल पॉक्स डैश लेफ्ट दियर फेसेस, तो दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रैवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। हु, स्मॉल पॉक्स इंसान है नहीं, दैट, विच, व्हेन, व्हेन आता है टाइम के लिए नहीं, स्मॉल पॉक्स के लिए क्या यूज करेंगे हम, स्मॉल पॉक्स के लिए हम यूज करेंगे सिंपली विच का, ठीक है, विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कारड ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर डैश अ फेशियल डिटेक्ट, कवर फॉर अ फेशियल डिटेक्ट, कवर अप अ फेशियल डिटेक्ट, कवर टू अ फेशियल डिटेक्ट या फिर कवर ऑन अ फेशियल डिटेक्ट। So what will be it? It will be simply cover up a facial defect, sorry not detect, defect, ठीक है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि फ्रॉम वेयर द मेकअप थिंग वाज स्टार्टेड, स्मॉल पॉक्स की वजह से उन पर निशान हो गए थे, उस निशान को कवर करने के लिए उन्होंने पाउडर वाउडर लगाना शुरू किया और वो आज एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। ऑलराइट, so this is it for this paper. In this video we learned all these 25 questions. ये हमारे 9 सितंबर के शिफ्ट 2 का पेपर था, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। In the next video we'll see the next आपका सेट, और अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। We'll try to continue this series. और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए भी आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और उसी एप्लीकेशन पर आपको ये 2 कोर्सेज दिखेंगे। जो कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है, इसी में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिलेगी, इसी कोर्स में मिलेगी आपको पीडीएफ। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउट सेशंस और सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाती है। तो अगर आप कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप वोकैबुलरी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप इस वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो दीज आर द 2 कोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। We'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself. Have a very great day ahead. Take care. Bye-bye. Thank you so much.